नमस्कार साथियों, कविता पर केंद्रित इस पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट सीरीज का 50वां एपिसोड है, यानी पिछले 50 दिनों से लगातार मैं हर रोज आपके समक्ष नए नए कवि और उनकी कविताएं प्रस्तुत करता रहा हूं। और इस बहाने उनकी कविताओं के बहाने एक डिस्कोर्स तैयार करने की कोशिश है। और कोशिश ये है कि हम सब जो माइनर पोएट्स हैं, जो कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन कविताओं से कुछ सीख सकें और अपना एक लेखन की भूमि, हमारी ज़मीन तैयार हो सके। तो इस उद्देश्य से मैंने ये पॉडकास्ट 50 दिन पहले शुरू किया था। मुझे लगा नहीं था कि ये 50 दिन चलेगा या 5 दिन भी चलेगा। मुझे लगा था कि कुछ दिनों तक इसे करके अपनी बात पूरी की जाए। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस मिला है, आप लोगों ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया है, कईयों ने मुझे पर्सनली रीच किया है, फ़ोन आए हैं मुझे कई दोस्तों के, साथियों के। तो आपके इस इनकरेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अब मेरे अंदर भी एक तरह की थकान आ गई है और ये अच्छी बात है कि अब कविताओं को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। शुरू से हो रही थी, अब और ज़्यादा हो रही है। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी कुछ नया कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कुछ मेरे जो नोट्स बने हुए हैं, जो आगे के कुछ एपिसोड के, उनको मैं पूरा करके धीरे धीरे शायद 55-60 तक इस पॉडकास्ट सीरीज़ को ले जाकर, यानी अगले 5-10 दिनों के बाद मैं अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज़ को विश्राम दूंगा। हालांकि ये आर्काइव हमेशा के लिए रहेगा, आप कभी भी चाहें तो इनको वापस देख सकते हैं यूट्यूब पर। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कविताओं के बारे में जो कहना था वो मैंने पिछले 50 दिनों में उसमें से काफ़ी कुछ कह दिया है। आगे भी मैं इस तरह का काम जारी रखूंगा, लेकिन वो उसके पीछे और ज़्यादा मेहनत जाएगी। यानी किसी कवि पर थोड़ा गहरा शोध करके अगर मैं उसका अनुवाद करता हूँ या उस पर कुछ नया काम करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और वो या तो हफ्ते में एक दिन या 15 दिनों में एक दिन मैं आपके साथ इस तरह का एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करूँगा। 50 की जब बात हो रही है तो कई साथियों ने कमेंट में और मुझे पर्सनली भी मुझसे ये कहा कि मैं मुक्तिबोध को आपके सामने प्रस्तुत करूं। मुक्तिबोध की कविता का जो चिंतन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और मुक्तिबोध 1935-36 से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और वो लगातार लिखते रहे थे। लेकिन उनके जो आखिर के 5 साल हैं, यानी 5 साल भी नहीं, उनके आखिर के 8 जो साल है, यानी 1956 से लेकर 1964 तक का जो दौर है, वो उनकी कविता की जो हाइट्स जो अचीव कर पाए थे अपनी कविता में, वो दौर है। यानी मुक्तिबोध ने अपने जीवन के पहले 21 साल लेखन के सिर्फ मुहावरा गढ़ने में बिताया, यानी अपने आप को उस ऊंचाई तक अपने लेखन को पहुंचाने में बिताया कि वो अपने आखिर के सालों की महानतम जो उनकी रचनाएं हैं उसे रच पाए। एक साहित्यिक की डायरी जो उनकी बहुत अच्छी किताब है। यानी मैं खुद आलोचना से अधिक उन कवियों की डायरी या उन कवियों की अपनी लिखी गई आलोचना पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो खुद कविता लिखते हैं, उन आलोचकों की बात पढ़ना पसंद करता हूँ जो खुद कविता लिखते हैं, क्योंकि वो हम जैसे कवियों को लिखने में मदद करता है। तो मुक्तिबोध खुद कहते थे कि एक कवि को एक अच्छी कविता लिखने के लिए 100 खराब कविताएं लिखनी चाहिए। तो मुक्तिबोध ने खराब कविताएं तो नहीं लिखी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की कविताएं अपने आखिर के सालों में लिखी, उसकी तैयारी करते हुए उन्होंने बहुत सारे साल उन्होंने उस तरह के मुहावरे गढ़े हैं। उनकी एक कविता दूसरी कविता को फीड करती है, उनकी कहानियां उनकी कविताओं को फीड करती है। वो उनका पूरा रचना संसार एक तरह से एक दूसरे में गुत्थम गुत्था है। ये बात देखने को मिलती है। मुक्तिबोध की जो महानतम रचनाएं हैं उनमें से एक है ब्रह्म राक्षस। और अगर उनकी 3 महानतम रचनाओं की बात की जाए तो अंधेरे में तो है ही, और उनकी जो आखिरी रचना जो लिखी गई थी, जो उन्होंने लिखी थी चंबल की घाटी में, ये 3 उनके श्रेष्ठतम काव्य हैं। मैं आपको ब्रह्म राक्षस पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ढंग से ये उनके उनकी एक मुक्तिबोध की जो
वैचारिक सोच है उसको दर्शाती है ब्रह्म राक्षस कविता। कविता थोड़ी लंबी है और जटिल है, और मैंने काफ़ी सारा वक्त इस पॉडकास्ट का कविता का माहौल बनाने में ही लगा दिया, अपनी बात करते हुए लगा दिया। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप कविता सुनिए, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन और दुम्बर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विगत शत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वह कन्हेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज के भी गूंज, बड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्तोत्र, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुक कर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बैबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, व तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रेमियों तक कि मार्क्स एंजल रसेल टॉइनबी की हिडेगर व स्पेंगलर सार्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से ही जूझ वृत्तकाकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत ये ध्वनियाँ। सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूँ मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई।
खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे के बीच का संगर, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक भान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करता कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवालों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के संवर्त पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वृक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कंटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। मुक्ति बोध अपने अंदर जो ज्ञान की ललक है, उनके अंदर ज्ञान को पाने को की जो एक ललक है, जो ब्राह्मणों से टकरा गया और उसे ज्ञान नहीं मिला, जो मार्क्स और गांधी और इन सब में अपना ज्ञान खोज रहा है। यानी अपने भीतर उतरते जाइए, जैसे बावड़ी के अंदर उतरते जाइए और अंत में जहाँ पानी है और जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो, समझ में ना आ सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। ये पानी के बिंब से जोड़कर ये पानी उसका प्रतीक है मन का, जिसमें और उसके किनारे कौन बैठा है, वहाँ कौन बैठा है? ब्रह्म राक्षस बैठा है। ब्रह्म राक्षस मूर्तन है हमारे ही अपने मन के अंदर, जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो एक लड़ाई चल रही है। अच्छे और उससे भी अच्छे के बीच का संघर्ष, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अच्छे बीच का संघर्ष,
ये जो संघर्ष है ये उससे भी उग्रतर है, अच्छे और उससे भी अच्छे के बीच का संघर्ष। यह आत्मसंघर्ष है मुक्ति बोध का। और ये जो ज्ञान पथ है यह मुक्ति बोध तो उसके एक शिष्य हैं, लेकिन यह पथ जैसा कि वो खुद कहते हैं वैदिक ऋचाओं तक यह बात दिखाई पड़ती है, जन कथाओं तक ये बात दिखाई पड़ती है। मैं इसमें जोड़ूं तो यही ज्ञान मार्ग कबीर का भी मार्ग था। हालांकि कबीर लोक कवि थे, लेकिन उनका भी यही संघर्ष था, अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष। ये मुक्ति बोध का संघर्ष है। और लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इनकी कविताओं को अगर आप एक बड़े तर्ज पर पढ़ें, यानी वो अंत में आकर कहते हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य, ब्रह्म राक्षस का शिष्य उनकी कहानी भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि वह अधूरा कार्य उस वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। यानी वो उस अपने ही मन के अंदर बैठे उस ब्रह्म राक्षस के वो शिष्य हैं। इस तरह का वो मूर्तन करते हैं अपने अंदर की जो उद्विग्नता है उसका। यानी मुक्तिबोध की कविता में जहाँ ओरांगुटांग मनुष्य की जो क्रूरता है उसका एक मूर्तन बन जाता है, ब्रह्म राक्षस उसका बिल्कुल उल्टा। यानी मनुष्य की जो ज्ञान प्राप्ति की जो एक ललक है उसका मूर्तन वो ब्रह्म राक्षस के रूप में करते हैं। इस तरह की बातें मुक्तिबोध की कविताओं में देखने को मिलती हैं। मुक्तिबोध उद्विग्नता के कवि हैं, उनकी चिंताओं का दायरा बहुत विशाल है और स्वाधीनता के बाद की जो चिंताएं हैं वो मुक्तिबोध की कविताओं में सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। भले ही वे लोक संघर्ष के धरातल पर ना उतरती हों, लेकिन वो आत्मसंघर्ष और लोक संघर्ष के बीच टकराते हुए पैदा होती है। अंधेरे में आप देखिए जैसे एक फासिस्ट स्टेट में चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से कविता के बीच में एक बहुत बड़ी रैली निकलती है, चीज़ें घटती हैं, उन्हें कोई देखता है फिर वो भागते हैं, तमाम चीज़ें घट जाती हैं। ये सभी बातें एक फासिस्ट स्टेट के बीच में एक व्यक्ति जो बिल्कुल एलियनेट हो गया है, अलगाव से मुक्ति पाना चाहता है, उसकी कविता की तरह अंधेरे में तैयार होती है। और ब्रह्म राक्षस उससे बिल्कुल अलग, अपने अंदर जो ज्ञान की ललक है उसको मूर्तन देने की कविता है। मुक्तिबोध को पढ़ना आसान नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है, उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। मुक्तिबोध फैंटेसी के कवि हैं। मुक्तिबोध और फैंटेसी के कवि मुक्तिबोध के अलावा मुक्तिबोध से बिल्कुल अलग तरह से फैंटेसी के कवि अज्ञेय हैं। और यह आकस्मिक नहीं है कि मुक्तिबोध और अज्ञेय दोनों जयशंकर प्रसाद से प्रेरणा लेते हैं। कामायनी पर मुक्तिबोध ने लिखा है, उनकी किताब है कामायनी पर। तो ये प्रासंगिक बहुत बड़ी बात है कि फैंटेसी जो है मनुष्य की जब रियलिटी इतनी अज्ञेय के लिए फैंटेसी अलग ढंग से काम करती है, वे फैंटेसी में प्रेम तलाशते हैं, लेकिन मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी रियलिटी जो है, जो वास्तविकता है, जो वास्तव है, उससे हटने का एक माध्यम बन जाता है। उससे वो वास्तव जो है, यथार्थ जो वो इतना क्रूर है, वो इतना डरावना है कि उससे बचने के लिए वो फैंटेसी में चले जाते हैं और उसमें यथार्थ की तमाम चीज़ों के चित्रण उनकी फैंटेसी की दुनिया में घटने लगती हैं। एक स्वप्न चित्र की तरह चीज़ें घटने लगती हैं, एक स्वप्न लोक की तरह चीज़ें घटने लगती हैं। ये मुक्तिबोध का हासिल है और जो उन्हें पिछले 50-100 सालों के महानतम कवियों के बीच उन्हें स्थापित कर देता है। ना सिर्फ भारतीय कवियों के बीच बल्कि दुनिया के महानतम कवियों के बीच उन्हें स्थापित कर देता है। यह मुक्तिबोध है हमारे लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, इनकी कविताएं पढ़ने की ज़रूरत है और बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। इनकी बहुत सी कविताएं हैं, जैसे इनकी मुझे पुकारती हुई पुकार उनकी शुरुआती रचनाओं में एक बहुत बढ़िया रचना है।
उनकी बाद की कविताओं में भूल गलती देखी जानी चाहिए। उस कविता में एक तरह का म्यूजिक पैदा होता है। भूल गलती एक ऐसी कविता है जो समझ में कई बार ना आकर भी वो अपनी अपनी संगीतात्मकता के कारण अपनी बात कह जाती है। अशोक वाजपेयी जी ने एक जगह पर भूल गलती को इंडो चाइना वॉर के साथ जोड़कर देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इंडो चाइना वॉर तक उन भूल गलती सीमित नहीं है, उसकी चिंताएं इंडो चाइना वॉर तक सीमित नहीं है। वो और एक उससे बड़ा व्यापक एक दायरा रचती हुई कविता है। और उसकी म्यूजिकलिटी जो है, उस कविता की जो भाषा है, जिस तरह से वो कविता गढ़ी गई है, वो उसे संगीत के नज़दीक ले जाती है। और कई बार कविता ये टी.एस. एलियट का कथन है कि अच्छी कविता समझ में आने से पहले पसंद आ जाती है। जो म्यूजिक में भी ये बात लागू होती है, जो कविता को म्यूजिक के करीब लेकर जाती है, ये बात भूल गलती में देखने को मिलती है। ऐसी इनकी कई सारी कविताएं हैं जिनमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर बात की जा सकती है और जिन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन समय काफ़ी लंबा खींच गया है ये आज का जो बातचीत है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप मुक्तिबोध को पढ़िए और उनसे प्रेरणा हासिल कीजिए, उनसे सीखिए। उनकी चिंताओं का दायरा विशाल है और वही अपने आप में मुक्तिबोध को एक बहुत बड़ा कवि बना देता है। मुक्तिबोध की भाषा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी भाषा थोड़ी उबड़ खाबड़ है, लेकिन उनकी कविता की जो कंटेंट है, उस कंटेंट के हिसाब से वो फॉर्म गढ़ते हैं और उनकी भाषा उस तरह से मुक्तिबोध की चिंताएं आगे चलकर कविता आंदोलन में और अधिक ध्वनित होती हैं। आगे चलकर आगे की कविताओं में, यानी मुक्तिबोध का प्रभाव 60 के दशक में और 70 के दशक में और अधिक देखने को मिलता है। उनकी कविताएं लंबी हैं और आगे 60 और 70 के दशक में तो बहुत सारी महान लंबी कविताएं लिखी गई हैं और मुक्तिबोध एक तरह से सब मुक्तिबोध के शिष्य नजर आते हैं 60 के अंत तक और 70 के दशक तक। तो ये बातें दिखाई पड़ती हैं। और मुक्तिबोध की कविताएं क्लिष्ट हैं। आगे चलकर कविता की भाषा में भी एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन आ जाता है जब कविता की भाषा सरल हो जाती है। ये एक ऐतिहासिक प्रोग्रेस है कविता का, जिसमें मुक्तिबोध एक बहुत टिपिंग पॉइंट है एक तरह से। उनके बाद कविता बिल्कुल घूम जाती है, पलट जाती है। तो बहुत बड़ी हस्ती है मुक्तिबोध कविता के, और उनको पढ़ने और समझने में शायद अभी बहुत लंबा हमें रास्ता तय करना है। तो मुझे इतना ही कहना है, मुक्तिबोध को पढ़िए, आप भी पढ़िए, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, उनसे हमें बहुत कुछ हासिल करना है।